Good morning, student. Today our topic is specially abled children and their engagement in classroom. पहले हमारे को ये समझना होगा कि विशेष बालक क्या होते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं, तो जैसे बच्चों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भिन्नता पाई जाती है, वैसे ही बच्चों में सीखने के प्रति भी भिन्नता व्यक्तिगत तौर पे पाई जाती है। कुछ एक बच्चों में सीखने की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, कुछ एक बच्चों में धीमी होती है। अधिकतर छात्र सामान्य ही होते हैं, क्लास में सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन उनमें कुछ एक बच्चों की जो गति होती है वो सीखने की ज़्यादा होती है, कुछ की कमी होती है। प्रायः जो अध्यापक होते हैं वो सामान्य रूप से हर एक बच्चे को एक स्किल से सिखाते हैं, लेकिन उस स्किल से सिखाने पर कुछ एक बच्चों की गति सीखने की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिनमें कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या दृष्टि के रूप में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी पाई जाती है, जो कि सामान्य बच्चों के साथ क्लास में होते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं। राइट टू एजुकेशन जो भारतीय संविधान में 93 एक्ट जो पास हुआ है, उसमें हर बच्चे को मौलिक अधिकार है काहे का, एजुकेशन का। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे स्पेशल बच्चे जो क्लास में होते हैं, उन बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या नई तकनीक यूज़ कर सकते हैं और उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ कैसे सिखाया जा सकता है। जो स्पेशल एबल चिल्ड्रन होते हैं उनकी कुछ एक विशेषताएँ होती हैं, जैसे बच्चे रूप, लक्षण और क्षमता में भिन्न होते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप भी भिन्न होता है। बच्चे सामान्य कक्षा से प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते हैं। बच्चों को विशेष सुविधाओं की ज़रूरत होती है। बच्चे सामाजिक और शारीरिक और शैक्षणिक दृष्टि उपलब्धियों से भी अलग होते हैं, इसलिए उन सबको इन चीज़ों की व्यवस्था होने की या करने की आवश्यकता होती है, जिससे वो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल एबल चिल्ड्रन जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप हमारा आता है देयर एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं उन बच्चों को बेस्ट तरीके से सिखाने के लिए और टीच करने के लिए। जब इन बच्चों को सिखाया जाता है, कक्षा में शिक्षण पद्धति को प्रयोग किया जाता है, तो इन बच्चों के लिए स्पेशल साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे वो क्रियाशील रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। दूसरा, शिक्षण को संजीवनी बनाने के लिए हम जिन वस्तु, आकृति, चित्र आदि का यूज़ करते हैं, तो उनको बदल बदल कर दिखाया जाना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण पद्धति हम यूज़ करते हैं वो एक लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि संजीवन पद्धति पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण के समय अधिक से अधिक उन बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए कि वो बच्चे कितना सीखते हैं और कितना सीख रहे हैं। बच्चों को वास्तविक वस्तुएं दिखाकर उनको समझाना चाहिए, उनको वास्तविकता का ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान रखें कि बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाएं, यानी कि स्टेप टू स्टेप सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे सीखना ना छोड़ें, बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। कक्षा में ऐसी वस्तुएं हटा देनी चाहिए जिससे बच्चों का दिमाग या कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती हो। बच्चों को जो प्रश्न पूछे जाएं उनका मूल्यांकन करने के बाद बच्चों को उनकी त्रुटियों से अवगत कराना चाहिए। सिखाते समय अधिक से अधिक सहायक सामग्री का यूज़ करना चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड, चित्र, कोई वस्तु या आकृति या प्रिंटिंग या विजुअल, कोई रंगीन स्क्रीन या स्क्रैप बुक, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और जो गृह कार्य उन बच्चों को दिया जाता है उनकी क्षमता और दक्षता के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अच्छे व्यवहार का अनुबंधन स्थापित करना चाहिए ताकि बच्चे उस व्यवहार को देख के सीखने के लिए मोटिवेट रहें और साथ में सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को compete करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफस्टाइल डिजीज़। आज के इस युग में जितनी व्यस्तता व्यक्ति के जीवन में हो गई है,
उस व्यस्तता को देखते हुए व्यक्ति का जो लाइफस्टाइल है वो टोटल चेंज हो गया है। चेंज होने की वजह से व्यक्ति के लाइफस्टाइल से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो उत्पन्न हो रही हैं और डेवलप हो रही हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई बीमारी या डिजीज़ से ग्रसित वो व्यक्ति हो रहा है। पहले आता है लाइफस्टाइल। जीवन शैली जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और विचारों को प्रतिबंधित कराता है। इनकी जो हमारे नैतिक मूल्य और विचार हैं उनको जीने के लिए की प्रतिबंध स्थापित करता है, उसको जीवन शैली कहते हैं। जीवन को जीने का एक मार्ग या शैली जो किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को परिवर्तित करती है, उसको जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली किसी व्यक्ति विशेष या समूह से संयुक्त दृष्टिकोण, व्यवहार या स्वतत्व को एक समूचे रूप में ढालना जीवन शैली है। वास्तव में जीवन शैली किसी व्यक्ति का वह ढंग है जिनमें जीवन शैली की गतिविधियों, दृष्टिकोणों, हितों, विचारों, नैतिक मूल्यों के रूप में प्रकट किया जा सकता है या अपने आप को वो प्रकट करता है। जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने हेतु एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली अनेक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि जीवन शैली इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि हम कितने स्वस्थ हैं या कितने हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जीवन शैली से संबंधित बीमारियां व्यक्ति की अस्वस्थ जीवन शैली के कारण फैलती हैं, जैसे हार्ट अटैक, मोटापा, डायबिटीज़ आदि बीमारियां जीवन शैली के कारण बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 10 से 24 आयु वर्ग के करीब 23 लाख आबादी जो है वो सडनली अचानक मौत का शिकार होती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। आज की शहरी कार्यशैली में पेट की दर्द, मोटापा, तनाव, अस्वस्थ होना, बीमारियों की तेज़ रफ्तार से ग्रसित होना, ऐसी सारी व्यवस्था हमारी जीवन शैली से उत्पन्न हो रही है। जिस तरह से आधुनिकता ने हमारी जीवन शैली को बदल रखा है, उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। जैसे देर तक जागना, सुबह जल्दी नहीं उठना, या देर तक किसी कार्य को करते रहना, या किसी तनाव से ग्रसित रहना, हमारे खान पान का कारण भी हमारी बीमारियों को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। वर्तमान में लोग अनेक प्रकार के नशों की लत में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आजकल लोग मादक पदार्थ का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, और उस सेवन के करने से लोगों में ये बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्वास्थ्य संगठन पे गाइडलाइन प्रॉपर दी जाती है कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, पर फिर भी लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोग इन डिजीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि मादक पदार्थ हो गया अल्कोहल। शराब को एक मादक पदार्थ के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये केंद्रीय स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। अल्कोहल का असर मस्तिष्क पर उच्च स्तर केंद्र पर होता है। इसका सीधा असर हमारे रिएक्शन टाइम पर होता है, जो हमारे रिएक्शन टाइम को धीमा कर देता है, किसी भी सोचने विचारने की शक्ति को क्षीण कर देता है। शराब एक आदत डालने वाला नशा है, और शराब से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। शराब की लत से व्यक्ति निर्णय लेने की कमी हो जाती है, और प्रतियोगिता से तत्काल पहले अल्कोहल लेना भी नियमानुसार से मादक पदार्थ सेवन में आता है। शराब से अधिक कैलोरी होने की वजह से शरीर का वजन बढ़ जाता है, और जो हमारे को किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ अग्रसर करता है। नेक्स्ट आता है जैसे तंबाकू, स्मोकिंग। आज के इस युग में
75% लोग जो हैं तम्बाकू का और स्मोकिंग का यूज़ कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे लंग्स पे और हमारे लंग्स पे, हमारी माइंड पे पड़ता है। और पुराने समय में अधिकतर धूम्रपान करने वालों के फेफड़े खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और इससे निकोटीन भी ब्लड में बढ़ जाती है। जो निकोटीन बढ़ने का मेन रीज़न है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। और ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल टोटल चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, एक शब्द और यूज़ हो रहा है, ड्रग्स, जिसमें 8th स्टैंडर्ड से लेके एक अडल्ट एज तक हर एक बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व होता जा रहा है। और ज़्यादातर जो ड्रग्स लेते हैं उनके नर्वस सिस्टम पर, साइकोमोटरी सिस्टम पर और उनके अपने मोटर एक्टिविटी सिस्टम पर, हर एक इंडोग्रेन सिस्टम पर, ये सारे सिस्टम पर ड्रग्स हैबिचुअल और हैबिट होने की वजह से असर डाल रहा है, जिससे बच्चों में सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता और अपने लाइफ की व्यवस्था, ऐसी सारी चीज़ों को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इस पर्सनल लाइफस्टाइल से ऐसी डिजीज उत्पन्न हो रही है, जो कि वर्तमान टाइम में एक समाज के लिए एक बुरा असर पड़ रहा है, जो हमारे को उच्च स्तरीय सिस्टम पर डेवलप ना करते हुए निम्न स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।